वेलकम टू अखंड विद्याश्रम। अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत हो। फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेक्टिव विजडम अखंडता का पहला प्रतीक है और दिव्यांग के आधार पे हम यंत्र विद्या द साइंस ऑफ अखंड सिंबल्स और दूसरे सिंबल को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे जीवन का मिशन, जैसे मैंने हमेशा कहा है, कि इम्पेक्टिव विजडम है, अखंडता है, जिसके जानने से हर संपूर्ण चीज़ को हम समझ सकते हैं। और मेरी सबसे जो अनमोल अनुभूति है, जो आविष्कार है, ग्रेटेस्ट डिस्कवरी है, वो दिव्यांग है, जिससे कुदरत की सारी खूबसूरत चीज़ों को बनाया गया है। अब दिव्यांग और अखंडता को देख के हम यंत्र विद्या को समझने की कोशिश करेंगे कि ये मानवता के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सब शब्दों से कोई भी वर्णन नहीं लिखा जा सकता है। अगर पूरे ज्ञान को हम एक सिंबल में जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो तो मैं समझ सकता हूँ कि हमारा ज्ञान बढ़ेगा। शायद इसलिए ही हमारे पुराने ऋषि ने देवी देवताओं की पिक्चर बनाई थी, क्योंकि हर देवी देवता के पीछे एक विचारधारा थी, उनकी क्वालिटी थी, उनकी फंडामेंटल नेचर थी। और आज भी साइंस उसी तरीके से काम कर रही है। तो मेरा प्रयत्न ये है कि जो दिव्यांग के साथ जुड़ी चीज़ें हैं, जो अखंडता के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको नए सिंबल से दुनिया के सामने पेश किया जाए, जिसमें सिर्फ मैथमेटिक्स हो और ज्योमेट्री हो। अब आ जाते हैं यंत्र विद्या को समझने के लिए। तो मैं कहूँगा कि साइंस ऑफ जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, उसे ही हम यंत्र विद्या कह सकते हैं। यंत्र विद्या जो है, जो आज भी सिंबल फॉर्म में है, इमेजेस में है, साइन में है, लोगो में है, हर प्रतिक्रिया में है, देवी देवताओं की पिक्चरों में है, शंख में है, हर किस्म की चीज़ें इसमें इस्तेमाल की है, जो ग्राफिक फॉर्म में हैं, कुदरत की चीज़ों में हैं, जो अपने आप में एक विषय या वर्णन को दिखाने की कोशिश करते हैं। उन सब को जो अपने आप में एक मिसाल हैं और एक ही चीज़ को दुनिया के सामने पेश करते हैं, हम उन्हें ही यंत्र कह सकते हैं, उन्हें ही सिंबल कह सकते हैं। उनके पीछे इतनी विचारधारा हो कि एक सिंबल हो, उस पर हम 100 पेज, 100 पेज या 1000 पेज की किताब भी लिखें, मगर सिंपल एक ही हो। और मेरी यही कोशिश है कि हम ऐसे सिंबल बनाएं जिसको जानने से ही पूरी किताब ही बन जाए। बस यही एक प्रतिक्रिया मेरी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने तरीके से इसे अच्छे तरीके से बना सके। मगर अब जब यंत्रों की बात आती है, ये कोई नई परंपरा नहीं है, जो लोगों ने इन्वेंट नहीं किया हुआ है। जो कुदरत ने जो भी सृष्टि में बनाया है, जो भी संपूर्ण जो भी चीज़ हमें नजर आती है, वो एक फॉर्म है जिसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है, डेप्थ है। ये तीन चीज़ें तो हर इंसान देख सकता है, मगर मैं भी जानता हूँ कि एक्चुअली वहाँ पे 10 डायमेंशंस हैं, या 10 प्लस डायमेंशन, या 11 डायमेंशन, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से देखने की कोशिश की जा रही है। वो भी एक अच्छी प्रतिक्रिया है। अब मगर ये इतनी पुरानी है, जब से कुदरत ने बनाया है, जब से भी बनाया है, शून्य से शुरू हुआ था, जो ज़ीरो रिप्रेजेंट करता है। मगर उसके बाद जो भी चीज़ें वहाँ से उभर के आई हैं, चाहे वो क्विंटेसेंस है, आकाशभूत है, वायुभूत है, अग्निभूत है, जल है या पृथ्वी है, सबकी एक फॉर्म है, एक शक्ल है, एक प्रतिक्रिया है। वही हम सिंबल के तरीके से दुनिया को दिखाते हैं। और हर परफेक्ट चीज़ को जो कुदरत ने बनाया है, मेरा पूरा मानना है, वो दिव्यांग के आधार पे ही है। उसका आधार ही मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, गणित विद्या है, और साथ में उसकी एक शक्ल है। शायद इसलिए मैं बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सनातन धर्म जो भारत की, अखंड भारत की पुरानी परंपरा थी, विचारधारा थी, स्पिरिचुअल साइंस थी, उनमें 3 चीज़ें उभर के आती हैं। सबसे पहले मंत्र विद्या है, वो आवाज़, वो शब्द जो आकाश कोश के साथ जुड़े हैं, जो कुदरत की आवाज़ से आते हैं, चाहे वो सूर्य हो, प्लैनेट्स हो, जो कुदरत है, उसे हम मंत्रों की तरीके से, इसीलिए उसको श्रुति कहा जाता है। उनमें सबसे जो ज़्यादा माना गया है वो ओम है। दूसरा जो है वो यंत्र है। इन्हीं चीज़ों को भी एक सिंबल तरीके से पेश करने की प्रतिक्रिया भी हमारे शुरू से ही रही है, और ये सिंबॉलिक लैंग्वेज ही शुरू से ही बनती आई है, मगर हम उन्हें समझ नहीं सकते हैं, इसलिए भूल गए हैं। और हर युग को एक नई परंपरा लिखनी पड़ेगी, नई तरीका लिखना पड़ेगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज के दिन में वो सिंबल जो आज का युग आसानी से समझ सकता है, उस फॉर्म में दुनिया को दिया जाए।
क्योंकि पुराने के लिए हम पुराने ज़माने में नहीं हैं। 3 आ जाता है कि तंत्र विद्या है जो फिजिकल स्ट्रक्चर है। तंत्र मीन बॉडी, बॉडी का जो ज्ञान है, विज्ञान है, वो तंत्र विद्या है। चाहे वो ह्यूमन फॉर्म में पिंडांड हो, या सोलर सिस्टम ब्रह्मांड हो, या स्पाइरल गैलेक्सी हो, या ऊपर हो, हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर है। ये भी कुदरत ने देख लिया है, हमारे कैमरों के हमने देखा है, बनाया है, सुनाया है। वो सब चीज़ें 3 तक हम जानते हैं। मंत्र, यंत्र, तंत्र को दिखा गया है। और मेरा मानना है एक चौथी परंपरा मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, वो है गणित विद्या। और गणित विद्या है क्योंकि गणित से ही सब चीज़ें कंक्लूशन हो सकती हैं। अगर वो मैथमेटिकली कंक्लूसिव है तो गणित में होना चाहिए, फिर ही संपूर्णता आती है। नहीं तो विचारधाराओं में हम बदल जाएंगे, फिलॉसफी में बदल जाएंगे, हर इंसान अपनी तरीके से देखने की कोशिश कर जाएगा। मगर जब गणित में आ जाते हैं तो वो मैथमेटिक्स कंक्लूसिव हो जाता है। इसलिए साइंस का आधार ही सत्य और मैथमेटिक्स ही है। और मैं समझता हूँ कि स्पिरिचुअल साइंस भी गणित पे भी होनी चाहिए, मंत्र पे होनी चाहिए, यंत्र पे होनी चाहिए, तंत्र पे होनी चाहिए। ये चारों को दे के मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो एक नए युग की नई परिभाषा बन सकता है। अब उसके आधार पे हम कैसे चले हैं वो देखने की कोशिश करें। अगर आज हम भी देखें कि अगर साइंस को हमें दुनिया के सामने पेश करना है, यंत्र, एब्रीवेशन, सिंबॉलिक फॉर्म के बिना साइंस को दिखाना नामुमकिन सा काम है। हज़ारों पेजेस के आर्टिकल्स हम 1, 2, 4 पेजेस पे ख़त्म कर देते हैं, मगर उस पर कितने सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं वो हम सब जानते ही है। चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, डिवीजन हो, डिसेक्शन हो, अल्फ़ा हो, बीटा हो, पाई हो, जे है, हर सिंबल का एक मतलब है जो मैथमेटिकली प्रिसाइज है। वो वही चीज़ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो डिवाइन सिंबल्स हैं वो मन को, दिमाग को और कॉन्शियसनेस को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये कुदरत की देन है। जो भी कुदरत की चीज़ है तो मन भी समझ सकता है, दिमाग भी समझ सकता है और कॉन्शियसनेस भी समझती है। जो कुदरत की नहीं है, मैन मेड हैं, उसको समझना कभी कभी नामुमकिन सा काम हो जाता है। तो हमारी कोशिश यही है, हम कुदरत की चीज़ों से ही को ही ध्यान में रखते हुए मैथमेटिकल देखने की कोशिश करेंगे। अब यही चीज़ मैं यंत्र विद्या के माध्यम से दुनिया को दिखा रहा हूँ कि यंत्र विद्या जो देवी देवताओं की पिक्चर्स हैं, या फॉर्म्स हैं, या सिंबॉलिक फॉर्म्स हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर हैं, एनिमेट हैं, सेमी एनिमेट हैं, इनएनिमेट हैं, सबकी अपनी ही एक भूमिका है। अब हम इन चीज़ों को तीनों को समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमारी नीड है। मगर मैं अब इसकी ज़रूरत क्या है? मेरा मानना है कि अगर हमें दुनिया में शांति चाहिए, सबको सुख शांति चाहिए, तो उसके लिए हितोपदेश का एक है, विद्या ददाति विनयम विन्यात जाति पात्रताम पात्रताम च धन उत्पत्ति च धर्म च सुखम। इसका मतलब ये राइट एजुकेशन जो है, जो इम्पेकेबल विजडम है, वो ही इंसान को ह्यूमिलिटी या नम्रता देता है, विनयम देता है, नम्रता देता है। और जो आदमी नम्रता के साथ हर इंसान को एक जैसा समझ के काम करता है, वो कॉस्टलेस सोसाइटी बन जाती है। वहाँ पे कोई छोटा मोटा तीसरा वो कुछ नहीं होता, सब एक बराबर हो जाते हैं। उनको एजुकेशन देने के बाद उनमें कौन सी क्षमता है, अलग अलग लोगों में अलग होती है। किसी में दिमाग से नए काम करने की क्षमता है, किसी को वो काम अच्छा करने की क्षमता है, वो करते करते अपने आप में माहिर हो जाते हैं। जो भी आप विषय लें, अगर आप उसमें माहिर हो जाएंगे तो आप बहुत बढ़िया काम कर पाएंगे। और कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं है। मैं तो यही जानता हूँ, ये डिवीज़न है आर्टिफिशियल है, क्योंकि हर इंसान को 4 युगों में बांटना ही ज़रूरी है, क्योंकि अलग किस्म के काम अलग तरीक़ों से बनाए गए हैं। कोई छोटा या बड़ा कुछ ऐसा नहीं समझना चाहिए। मैं समझता हूँ सब इम्पॉर्टेंट हैं। अगर ब्राह्मण इम्पॉर्टेंट है तो शूद्र भी इम्पॉर्टेंट है, वैश्य भी इम्पॉर्टेंट है और क्षत्रिय भी इम्पॉर्टेंट है। उनका अपना ही एक रोल है, वो अपने रोल को करेंगे तो दुनिया में अखंडता आएगी। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये लोग मिलके काम करते हैं, वहाँ धन की उत्पत्ति होती है, क्योंकि हमें डिसीजन लेने के लिए एक बॉडी चाहिए, वो ब्राह्मण हो सकती है। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो बॉडी होती है वो क्षत्रिय हो सकती है। जो बिजनेस के लिए होती है वो वैश्य है। और जो दूसरे काम करने के लिए है उसे हम शूद्र कहते हैं, या वो कोई छोटा नहीं है। मगर ये सब मिलकर जब काम करते हैं, एज ए टीम करते हैं, वहाँ में धन की उत्पत्ति होती है।
और उसके आधार पे हम सबके साथ अच्छे तरीके से खाना पीना दूसरे सुख प्राप्त कर सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है। वहाँ पे जब सबके लिए खाना पीना सब बराबर है, सब अपनी मर्जी से खुशी से काम कर रहे हैं, अपने भरोसे कर रहे हैं, और उन्हें वही दिया जाता है जो उनके लिए सबके लिए एक बराबर हो, तो मैं समझता हूँ वो ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान वो संस्था दुनिया में महान बन जाती है। हमारी यही कोशिश है कि हमें चार के चार वर्गों को एक जैसा समझ के आगे ले जाना है। उसके लिए यंत्र विद्या भी ज़रूरी है, मंत्र विद्या भी ज़रूरी है, तंत्र विद्या भी ज़रूरी है, और गणित विद्या भी ज़रूरी है, और हर इंसान को उस तरीके से ट्रेन किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ शूद्र जो मैकेनिकल काम करता है वो ब्राह्मण बन सकता है, और ब्राह्मण काम नहीं करे तो उसे शूद्र बनने में कोई लज्जा नहीं आनी चाहिए। हम जन्म से ब्राह्मण नहीं बनते हैं, हमने कर्मों से, धर्मों से, सोचने विचार से और ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान से ही आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज़ मैं दुनिया को समझाना चाहता हूँ। मैं चारों वर्गों से गुजरा हूँ। मैं वो भी काम किया है मैंने जो शूद्र करते हैं, मैं वो भी काम किया है जो वैश्य करते हैं, मैंने वो भी काम किया है जो क्षत्रिय करते हैं, मैं वो भी काम करता हूँ जो ब्राह्मण करते हैं, और मेरे लिए चार के चार मेरे ही हिस्से हैं। मुझे कोई अंतर नज़र नहीं आता है। इसलिए शायद मेरे दुनिया के साथ प्रेम है, और दुनिया के लिए ही एक नई परिभाषा, नया ज्ञान या सिलेबस देने की कोशिश है, क्योंकि मेरे लिए सब बराबर हैं, सब धर्म बराबर हैं, सारी दुनिया के इंसान बराबर हैं, बस सब में आत्मा है, वही है। आप उसके आधार पे ये ज्ञान जो है आगे हम ले जाने की कोशिश, ताकि हम हर चीज़ को संपूर्णता से समझें। अब मैं एक सवाल पे आ जाता हूँ। ये जो पिक्चर है, मैं 1974 आज से 50 साल पहले, जब मैं स्पिरिचुअल साइंस में नहीं था, मैंने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म कर दी थी। ग्रेजुएशन के बाद जब मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग की तरफ जा रहा था, तो मुझे ये पिक्चर बनाने का मौका मिला था। और इस पिक्चर को 50 साल पहले जिस तरीके से बनाया है वो किसी की कॉपी नहीं थी, ये किसी ओम की कॉपी नहीं है, मगर मुझे लगा कि मुझे ओम ऐसे बनाना है जिसके चार हिस्से हैं। जैसे आप ऊपर का हिस्सा जो देखते हैं, मैं उसे आ की तरह कहता हूँ, अ है, और नीचे जो है वो यू की तरह है, जो तीसरा है सुंड है, टम है, वो एम की तरह है, और ऊपर जो चांद के ऊपर पड़ा है वो तुरिया है। ये चीज़ें बनाई थी। अगर आप ध्यान के साथ देखें तो इसमें आप गणेश जी को देख सकते हैं, और मेरा मानना है लॉर्ड गणेश जी ओम की प्रतिविषा हैं। ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान सब कुछ हैं, उनमें सोचने समझने और काम करने की क्षमता बहुत बढ़िया थी, और शायद ये ओम उसी चीज़ को दिखाते हैं। शायद हम गणेश जी को भी ओंकार ही तरीके से ही देख सकते हैं। अब इसको मैंने बनाया था। अब देखा जाए, अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो इसमें मैं पाई को देखता हूँ 22/7 मीन जो आ है आकार है उसके 7 हिस्से हैं, यू कार है उसके 7 हिस्से हैं, म के 7 हिस्से हैं, 1 + 1 + दिस। अगर आप 7 और 1 को देखेंगे तो 22/21 भी बन जाता है। शायद वही वहाँ के ब्रह्म अंक बन जाता है, वहाँ पे लॉर्ड ब्रह्मा का फर्स्ट क्रिएशन ऊपर आ जाता है। तो इसे मैं कहीं ना कहीं गणेश जी को भी देखता हूँ और ब्रह्मा जी को भी देखता हूँ। सृष्टि का निर्माण ही यहीं से शुरू हुआ है। शायद ये अनुभव मुझे 50 साल पहले ही था कि मुझे इसी विषय पे काम करना है। शायद ये फाउंडेशन तभी डाली गई थी कि मैं प्रोफेशनल लाइफ में आ गया हूँ। अपनी पहली 2 फेजेस 7 + 14 को ख़त्म कर चुका था। अब मैं 3rd फेज़ जो प्रोफेशनल फेज़ है उसकी तरफ चल रहा था, या फैमिली फेज़ की तरफ चल रहा था। ये भी एक प्रतिक्रिया मानने योग्य है। शायद मैं ये कर पाया हूँ, इसलिए समझ पाता हूँ कि ये कैसे हुआ है। अब आगे चलते हैं। अब इस पिक्चर को मैंने जो डिज़ाइन 74 में किया था उसमें आ यू एम और वो, वहाँ पे आप 22/21 भी देख सकते हैं, 22/7 भी देख सकते हैं। अगर 3 अलग हैं तो वो हैं और ऊपर का एक हिस्सा है। अब आ जाते हैं कि आगे चलते चलते 1979 में माता वैष्णो देवी की विजयदशमी के दिन
3 अक्टूबर 1995 में ने 79 के विजयदशमी को मैंने अखंड फार्मा का स्थापना की थी, मगर किसी कारण उसको रजिस्टर करने के लिए, जो सिंबल बनाने के लिए 1980 में ही बना पाया था। और ये सिंबल मैंने बनाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है ट्रेडमार्क के तरीके से, कॉपीराइट के तरीके से। मगर इसमें अगर आप देखें कि इस सिंबल को किस खूबी से बनाया जाता है, मैं वो दिखाने की कोशिश करूँ। पहले मैंने ओम को किस तरीके से बनाया, उसके पीछे क्या विचारधारा है मैंने समझाई है। अब इस सिंबल को मैं दिखाने की कोशिश करूँगी, इसके अंदर भी कितनी विचारधारा है। एक सिंबल है, देखने में अच्छा है, खूबसूरत है, मगर उसके अंदर जो गणित है वो इम्पॉर्टेंट है, जो साइंस है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप लेफ्ट साइड में देख लें, एक टैबलेट है और रोल टैबलेट है, क्योंकि हम गोलियां बनाते थे। उसके बीच में लाइन है जो टैबलेट में अक्सर पाई जाती है। जो दूसरा है वो कैप्सूल है, वो कैपलेट है, वो भी हम बनाते थे। और तीसरा हम लिक्विड भी बनाते थे और चीज़ें हैं, वो लिक्विड आप देख सकते हैं। मगर जो एक चीज़ है शायद आज तक दुनिया ने आसानी से नहीं देखी है, मैं शायद उसमें माहिर हूँ। जो टैबलेट की लाइन है और ड्रॉप है, अगर उसे देखा जाए तो उसमें आप रिटॉर्ट देखेंगे। रिटॉर्ट का मतलब कि इसमें रिसर्च है। अखंड फार्मा में जो रॉ मटेरियल की रिसर्च थी, बनाते बनाते रिसर्च थी, और बनाने के बाद जो रिसर्च है वो बहुत माननीय थी। मैं ही उसका संचालन करता था और हमारी कोशिश यही रही थी कि हम यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया के 100% ही करेंगे, जिसमें बायोबिलिटी और फ्रैक्शन चीज़ सब परफेक्ट ही हों। मैंने वो कोई परंपरा नहीं लिया जहाँ पे वेरिएशन होती हैं, जहाँ पे 100% मीन 100%। शायद इसलिए 25 साल 1980 से 2005 तक ये कंपनी चली थी। मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में इसका कोई भी प्रोडक्ट किसी भी दिशा में कभी फेल नहीं हुआ है। शायद ये सौभाग्य सिर्फ अखंड फार्म को मिलता है, क्योंकि अखंड का मतलब ही फ्लॉलेस है, इससे कंप्लीट है, परफेक्शन है। शायद ये चीज़ मैंने देखने को देखी थी। आप ये चीज़ से आधार पे आप समझ सकते हैं। और दूसरा, मैं आज जब देखता हूँ जो सिंबल का सेंटर पार्ट है, टैबलेट कैप्सूल ड्रॉप है, उसकी जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है वो दिव्यांग रेशो में है। अमेजिंग। 44 ईयर्स बैक मैंने बनाया था, मगर आज उसमें दिव्यांग उभर के आ रहा है। शायद मैंने दिव्यांग के बारे में सोचा भी नहीं था, गोल्डन रेशो के बारे में भी नहीं सोचा था, 5 सीक्वेंस के बारे में नहीं सोचा था, गणित के बारे में सोचा ही नहीं था। प्रैक्टिकली फ्रॉम दैट एंगल मैं तो एक पिक्चर बना रहा था, मगर उसमें ही ए भी है, पी भी है और सब कुछ है। आप उसमें देखिए, इंग्लिश का ए भी है और पी भी है और रिटार्ट भी है, रिसर्च भी है, दिव्यांग भी है, और हर वो चीज़ें हैं जिसमें एक फार्मास्यूटिकल अपने आप में संपूर्ण होनी चाहिए। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने बनाया था, मगर मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बना रहा हूँ। मगर जब अब देखता हूँ तो मैं लगता है ये तो कुदरत, ये तो मेरा नहीं हो सकता, मेरी आत्मा की आवाज़ होगी। क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ बचपन से सिर्फ आत्मा की आवाज़ ही सुनता हूँ। मैं किसी को दूसरा अपना गुरु नहीं मानता हूँ। ये भी चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आत्मा अंतर्यामी है, वो ओमनी पोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसिएंट है, वो सब जानती है। अगर आप आत्मा के साथ जुड़े हैं तो आपके, इसलिए मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि पहले 7 साल मैं कभी कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं गया था, क्योंकि मैं जो भी दुनिया को देख रहा था आत्मा के माध्यम से देख रहा था। सबसे पहले इंद्रियां हैं, उसके पीछे मन है, उसके पीछे बुद्धि है, उसके पीछे चेतना है, उसके पीछे ही आत्मा है। जब सारे के सारे एक जैसे हो जाएंगे तो आत्मा से आप देखेंगे तो आपका दिमाग वही पिक्चर देखेगा जो कुदरत ने बनाई है, और आपके दुनिया का कोई भी उल्टा उल्टा गन नहीं नजर आएगा। यही खूबी है। शायद मैं इसलिए कर पाता हूँ कि मैंने दुनिया को आत्मा से ही देखा है और आज भी आत्मा से ही देखता हूँ और आगे ही आत्मा से ही चल रहा हूँ। शायद इसके लिए मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड जो भी एग्जाम्पलरी है, रिसर्च भी एग्जाम्पलरी है, पब्लिकेशन भी एग्जाम्पलरी है, पूरा जीवन ही एक निर्दोष है, निर्गुण है, निरंकार है। बस यही मैं दुनिया को समझाने की कोशिश। आप संपूर्णता के साथ चलिए, अच्छे इंसान बनिए, सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी। अब 1992 में मेरी इनिशिएशन सिंप्लीफाइड कुंडलिनी योग के बाद मैंने इस पिक्चर को बनाया था।
जिस पिक्चर को बच्चों को दिखाने के लिए कि बच्चे कैसे बनाए जाते हैं। और मैंने बचपन से तब तक कोई नहीं लिखा था, मैं ऑलमोस्ट 40 ईयर्स का था। 40 साल की उम्र में मैं इस पिक्चर को दोबारा बना रहा हूँ फ्री हैंड पेंसिल स्केच की तरीके से। अब इसमें कुछ चीज़ें बड़ी उभर के आती हैं। सबसे पहले इसमें फीमेल चेहरा है, मेल चेहरा नहीं है। ये शिव और शक्ति की पिक्चर है, निरंक जो आधे मेल आधी फीमेल है वो चीज़ है, मगर उसमें मेल फेस नहीं है, फीमेल फेस है। और दूसरी चीज़ ये है, अक्सर हम जब गंगा सर से निकलती है शिव जी के, वो राइट साइड में चलती है, सब पिक्चर में आप ऐसा देखेंगे, मगर यहाँ पे लेफ़्ट साइड में डाली गई है। जहाँ पर मैंने शिव जी को लेफ़्ट साइड में, या मैं समझूँ कि अगर मैं वहाँ बैठूँ तो वो मेरी राइट साइड है और पार्वती लेफ़्ट साइड में है। अब यही सत्य है तो वो गंगा दूसरी तरफ जा रही है, बस शक्ति लेफ़्ट साइड है। मगर इस चीज़ ने तब मुझे समझा नहीं था मैंने क्यों बनाया है, मगर आज मैं समझ सकता हूँ कि वो जो ऊपर से निकल रही है, सर से निकल रही है, वो कैलाश पर्वत से आ रही है, मानसरोवर से निकल आ रही है, वही सिंधु नदी है जो बाद में 7 सिंधुओं में बदल जाती है और अरेबियन सी में आ जाती है। शायद इसलिए मैं इस विजयदशमी को एक नई परंपरा शुरू करने वाला हूँ, जो ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अखंडता सिंधु अखंड सूत्र के नाम से पेश करूँगा। एक नया सीक्वेंस बनाना चाहता हूँ, जो सृष्टि के निर्माण से पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आज तक क्या हुआ है, एक सीक्वेंस की तरह पेश करने की एक कोशिश रहेगी, ताकि वो ज्ञान ही सब दुनिया देख सके। अब तक मैंने जो 300 बनाए हैं वो भी ज्ञान है, मगर इसी ज्ञान को एक छोटे छोटे तरीके से और भी बढ़िया तरीके से इम्प्रोवाइज करके एक सीक्वेंस बनाना चाहता हूँ। वो किताब की तरह भी बन जाएगा और वीडियो में भी एक अपनी परंपरा बन जाएगी। मगर उसमें जो बिताने वाला उसको पूरा देखने के लिए आप इन वीडियो को देख सकते हैं। अब इसमें जो शिव है वो 38.1966% है और शक्ति 61.80 है और सिंधु ऑन राइट साइड है, लेफ्ट में नहीं है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब 1995 में मेरी आत्मा ने मुझसे ये काम करवाया था और नॉन स्टेजेस में वो सिंबल फॉर अखंड फाउंडेशन बनाते बनाते मैं जब इस स्टेज पे आया था तो मेरी आत्मा ने मुझसे कहा था कि तुमने वो काम कर दिया है, स्टॉप कर दो, तुम्हारा जो अंतर है सब। अब दुनिया माने ना माने, मैं बना रहा हूँ और मेरा हाथ ऐसे ही चल रहा है। 9वें स्टेज पे आता हूँ तो अंदर से आवाज़ होता है स्टॉप इट, इसको आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुमने वो काम कर दिया है। और मुझे लगा कि ये बड़ा सिंपल सिंबल है, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अगर देखेंगे क्यों इसका आधार कुंडलिनी योग के आधार पे था, क्योंकि मैंने कुंडलिनी योग कर रहा था, मेरी पीएचडी रिसर्च हो रही थी और मैंने ही ज़िंदगी में पहली बार दुनिया में आंखें खोलने के बाद अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी को थ्रू आउट ब्रेन दिखाया था। शायद वो आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। शायद कुदरत के साथ जुड़ने से आपकी दिमाग की जो वाइब्रेशंस हैं वो 8 हर्ट्ज के पास आ जाएंगी, तो आकाश को उसके साथ आसानी से जुड़ जाएंगी और दुनिया का पूरा ज्ञान विज्ञान आपके अंदर आ जाएगा। क्योंकि जो वो अनुभव हो चुका था तो मैं कुदरत के साथ जुड़ गया था, तो कुदरत ने जिस तरीके से बनाया था अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली और सुपर कॉन्शियसली मैं बना पा रहा हूँ। तो विदर मुझे जाने की मैं क्या कर रहा हूँ। जिसे शायद जितने भी जीनियस होते हैं जब वो काम में लग जाते हैं वो पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, वो और काम और कुदरत एक बन जाते हैं। शायद ये कुदरत का देन है कि तुम भी मेरे साथ ऐसे ही रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे अब जब आगे चलते हैं तो उसे मैं जब टर्न करता हूँ तो आप उसमें ओम देख सकते हैं। तो मुझे कहा गया था कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन जो है गायत्री मंत्र का है। अगर इसे देखा जाए तो पहले जो ओम मैंने पहले बनाया था, अब इसमें ओम वही देख सकते हैं। आप उसको और चलते चलते इम्प्रोवाइज करते हुए गायत्री के बाद दत्त गायत्री, जहाँ दत्तात्रेय गायत्री को समझा है, फिर अखंड गायत्री को समझा है। अब अखंड को बनाने का सौभाग्य मुझे 2014-2015 तक हो गया था, मगर उससे पहले भी बना चुका हूँ। मगर ये जो रोशनी है वो 2014 है जब दिव्यांग बना है, जब 2015 का है जब दिव्यांग बना है, जब जिसमें
दिव्यंग द डिवाइन कांस्टेंट को मैंने किताब में पब्लिश किया था 15 में, और अखंड सूत्र को 2018 में, उसमें ही सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। इसे मैं अखंड कहता हूँ, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, जिस सृष्टि के सारे गुणों को, सारी चीज़ों को इसी में ही है। मैं दुनिया के हर ज्ञान विज्ञान जिसमें अखंडता है, मैथमेटिक्स है, इसके माध्यम से ग्राफिकली दिखा सकता हूँ और दिखा रहा हूँ, और मुझे खुशी है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ इसी के आधार पे है। अब आ जाते हैं, इसी पिक्चर ने मुझे बताया कि जिसमें गायत्री पिक्चर है, गायत्री मंत्र भी देख लिया है। आप 5 हेड्स क्या बोलते हैं, 10 आर्म्स क्या बोलते हैं, लोटस फ्लावर क्या बोलती हैं, ये सब चीज़ें, सूरज क्या है, पॉन्ड क्या है, इन जितनी खूबियाँ इस किताब में, इस पिक्चर में हैं, उसको मैंने किताबों की शक्ल में दुनिया के सामने पेश किया है। और मैं इतना कहता, अगर इस एक पिक्चर को भी लेकर अगर मैं लिखना शुरू करूं तो कम से कम 1000 पेजेस की किताब लिख सकता हूं बिना रिपीट किए हुए। पूरी दुनिया का ज्ञान ही इसी में मुझे नज़र आता है, और इसी में ही सृष्टि का निर्माण कैसे शुरू हुआ था और क्या हुआ था, कौन सा एलिमेंट था जिससे निकला था, वो डार्कनेस क्या थी, वो अंधेरा क्या था, वो मृत्यु क्या थी, किससे वो चीज़ निकली है और क्या बनी है, बनते बनते कहाँ तक पहुँची हैं, सब इसी पिक्चर के अंदर ही है। और अगर देखा जाए तो जो मैं दोबारा वंस अगेन एक नए सीक्वेंस की तरीके से विजयदशमी 12 अक्टूबर 2024 से शुरू करने वाला हूँ, उसमें इसी पिक्चर के आधार पे मैंने सीखा है, वही सीक्वेंस मैं दुनिया को दिखाने वाला हूँ। ये गायत्री माता के साथ ही जुड़ा है। अब आ जाते हैं, अब इसी के पिक्चर में मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि दत्तात्रेय जी क्या हैं। जो सेंट्रल शिव जी का पोर्शन है वो है दत्तात्रेय जी का है, जो पूरा डायनेमिक है वो गायत्री का है, अखंड पिक्चर के तरीके से। ये अखंड पिक्चर की बात कर रहा हूँ, तो जो पूरी पिक्चर है वो गायत्री है, मगर जो उसका सेंटर का पोर्शन जो है वो दत्तात्रेय का है। जैसमीन शक्ता सेंटर का है, शिव सेंटर का है, वही दत्तात्रेय है। इसमें 3 हेड्स हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, एक बॉडी है, 4 योग हैं। यही चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके पीछे भी इतनी विजडम है कि मैं दत्तात्रेय पिक्चर को भी अगर लेकर लिखूँ, 1000 पेजेस की खूबसूरत किताब मैंने पेश की है, दिखाया है, समझाया है, लोगों को समझाया है। पूरा ज्ञान, गणित, तंत्र, मंत्र, यंत्र सब इसी के अंदर हैं, वो भी मैं इसमें दिखाने की कोशिश करूँगा। अब इस पिक्चर में देखिए, जो सेंटर का पोर्शन है, जो अखंड का पोर्शन है, वो दत्तात्रेय का पोर्शन एक जैसा ही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कुदरत की देन है। कुदरत सब जानती है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, ओमनीसिएंट है, अंतर्यामी है। जब कुदरत ने सब कुछ बनाया, कुदरत ही आपको समझा रही है, तो समझिए उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती है। ये एक खूबसूरत परंपरा थी, ये गोज बैक टू 95-96 इटसेल्फ, और 97 तक पहला अखंड का सिंबल बन चुका था। अब आ जाते हैं कि आज 2014 और 2015 को मैंने जब दिव्यंग को दुनिया के सामने पेश किया था, उसके 3 हिस्से हैं। 22/21 इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन, 10 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन है, और 0.344 इज़ द 5 डिजिट्स ऑफ मैचुरेशन स्टेज, और जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ जो है 1.618034 है। अब ये मैथमेटिकल डिज़ाइन है। अब इस मैथमेटिकल डिज़ाइन को मैंने सिंबल फॉर्म में बदल दिया है। आप आगे बाहर का पोर्शन देखेंगे, एक ऑर्बिट है जो ऊपर आप निकला हुआ है, वो 22/21 का है, मैं समझा चुका हूँ। आप बीच में जो पेंटागन्स हैं वो 10 हैं, आप वो देखिए, वो 10 सीरीज डेवलपमेंट है। जो अंदर 5 टेट्रागन्स हैं वो 5 डिजिट्स हैं। आप खुद देखिए, आप इस सिंबल को अगर समझेंगे, इस मैथमेटिक्स को समझेंगे, तो आप सूर्य अखंड को समझ सकें, उस सृष्टि को समझ सकें, कुदरत ने हर चीज़ को कैसे बनाया है। वही ब्यूटी है यंत्र विद्या की। मगर उसमें अगर मैथमेटिक्स है, साइंस है, और हर चीज़ के एक मायने हैं, तो वो मंत्र अपने आप में महान बन जाता है, वो यंत्र महान बन जाता है, वो तंत्र महान बन जाता है, वो गणित विद्या महान बन जाती है। अब मेरी कोशिश ये है कि ऐसे ही सिंबल बनाओ ताकि उसका ट्रांसलेशन दूसरी भाषा में आसानी से किया जा सकता है। और मेरी कोशिश यही है कि मैं इंग्लिश में बना रहा हूँ, हिंदी में समझा रहा हूँ, बाद में
इन सिम्बलों के आधार पे हम दूसरी भाषा में भी इसको आसानी से ले जा सकते हैं। वो वक्त के साथ देख लेंगे कैसे होता है। अब आ जाते हैं अखंड यंत्र विद्या, जो है इंटीग्रेटेड सिंबल्स जो भारत के हैं, मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं यही जानता हूँ जो यंत्र विद्या है वो भारत की परंपरा है, ये वेस्ट की परंपरा नहीं है। वेस्ट वाले तो यंत्रों को मानते ही नहीं है। मैं किसी सिंबॉलिक में नहीं जाना चाहता, मगर एक चीज़ इस सिंबल से शुरुआत में कहना चाहता हूँ कि गणित विज्ञान में जो नंबरों का आघात है, वेस्ट ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही जाना था। ज़ीरो का आविष्कार उनके हिसाब से ये कहा जाता है कि वो आर्यभट्ट ने इन्वेंट किया है। मैं यही दुनिया को दिखा रहा हूँ कि जो ज़ीरो है वो आर्यभट्ट ने इन्वेंट नहीं किया है, उन्होंने उसको नहीं बनाया है। ये भारत के जो ब्राह्मण हैं, जब से सृष्टि बनी है तब से ही जानते हैं कि जो शुरुआत का फर्स्ट नंबर जो है वो डॉट है, एक छोटा सा शून्य है, जिससे निकलकर वो आगे बढ़ते सर्कल बनता है, फिर स्फीयर बनता है, वही शून्य है, वही सिफर है, वही ज़ीरो है। गणित विद्या सिफर से शुरू होती है, तो ज़ीरो से शुरू होती है, यही मैं समझाने की कोशिश कर। मगर भारत के ब्राह्मण जी जानते थे कि शुरुआत ज़ीरो से है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, शायद इसलिए हज़ारों साल पहले भी हम 10 का वर्णन भी कर चुके हैं, 100 का वर्णन भी कर चुके हैं, 1000 का भी कर सकते हैं, 10,000 का भी कर सकते हैं, लाख का भी कर सकते हैं, करोड़ों का भी कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग के नंबर आगे चलते हैं। और मैं ये भी मानता हूँ अगर हम इन्फिनिटी को भी देखें तो उसमें भी शून्य ही नज़र आता है। तो ये अब जो नई परिभाषा होने वाली है कि हमारी शुरुआत सृष्टि के बनने से पहले शून्य से शुरू हुई थी, पहला नंबर शून्य ही है। मैं यही दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। ये भारत ने पहले दिखाया था, अब मैं एम्फेटिकली दिखाना चाहता हूँ ये आर्यभट्ट ने इन्वेंट नहीं किया है, ये हम जानते थे। अब हम यहाँ से शुरू करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। शायद अगला सिंबल गणित विद्या पे आने वाला है, तो वहीं से शुरू होने वाला है। अब आ जाते हैं, अब मैं दुनिया को ये भी दिखाना चाहता हूँ कि जो भी मैं लिख रहा हूँ, दे रहा हूँ, जाना है मेरे अपने अनुभव के आधार पर। आप जिस पिक्चर को देखें, ये मेरा अनुभव 92 का है, दिसंबर 92 का है, मगर मेरी इनिशिएटिव सिंप्लीफाइड कुंडलिनी ये 1 जनवरी 1991 में हुई थी। उसके 2 साल के अंदर मैं यहाँ तक पहुँचा था। जब इनिशिएशन में मैंने महसूस किया था कि मैं कुंडलिनी को महसूस कर सकता हूँ, चक्र को महसूस कर सकता हूँ, सब चीज़ों को अंदर महसूस करता हूँ, तो वो एक ऐसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था जो अनमोल था। उसने मुझे रिसर्च करने के लिए बढ़ाया था। शायद उसलिए 93 में रिसर्च के लिए गया था, मगर 91 और 92 बीच के मैंने सब किताबों को जानने की कोशिश करी थी जो इस विषय पे हैं। मैंने एक नई लाइब्रेरी बना दी थी जो मेरे दोस्त पीटर हॉफमैन जो अमेरिकन थे उन्होंने मुझे दिया था कि ये तुम अपने पास रख लो, उसे पढ़ो, लिखो, जानो, पहचानो कि कुंडलिनी, चक्रास, नाड़ी, स्पिरिचुअलिटी साइंस क्या है। उसके आधार पे मैंने जब पढ़ा तो मुझे यही लगा कि जो मेरा अनुभव है और दूसरे के अनुभव में ज़मीन आसमान का अंतर है। दूसरों ने इसको नहीं महसूस किया है जो मैंने महसूस किया। इसके आधार पे ही फिर मैं योग सीखने चला गया था। 1 महीना योगासना, 1 महीना प्राणायाम, 1 महीना त्राटकम, 1 महीना मेडिटेशन, और अंत में जब इस विषय पे आया था कि मूलाधार में एक रोशनी को देखिए, फिर स्वादिष्ठान में देखिए, फिर नाभि में देखिए, फिर अनाहता में देखिए। जब विशुद्धि में आया था तो मेरे जिस्म में हिलकर मैंने अपने आप में एक वाइट रोशनी में देखा था जो अंदर से D2 से शुरू होकर बाहर में एक सर्कल बन गया था। वो मेरा ऐसा अनुभव था। जब मैंने उस अनुभव को मास्टर महेश को समझाया कि मैंने ये अनुभव किया है, तो कहता है किसी को मत बताना कि लोग कहेंगे तुम पागल हो गए हो। मैं यही भी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि जो सुपर सैचुरेटेड एक्सपीरियंस होती है दुनिया उसे पागलपन क्यों कहती है। और मैं इतने जीनियस को जानता हूँ जिनकी विचारधारा संपूर्ण है, मगर दुनिया उनको पागल बना देती है, फिर उनको ड्रग्स दे के मोहताज बना देती है और ज़िंदगी भर के लिए वो दवाइयों में ही मर जाते हैं, उनकी सारी क्षमता ख़त्म हो जाती है। यही डॉक्टर जॉन नैश का भी है। और हर जब वो इस स्थिति में हैं
वो बेहतरीन काम करते हैं, यहाँ तो नोबेल प्राइजेस मिल जाते हैं। और सारे नोबेल प्राइज को मैं मिला हूँ, वो यही कहते हैं वो ट्यूबलाइट में ही उन्होंने देखा है। मैं जानता हूँ वो ट्यूबलाइट वही है जो मैंने अनुभव किया है, वही रोशनी है जी। सब कर सकते हैं, यही मैं दुनिया को दिखाने पर, मगर जब समझेगा, महसूस करेगा अंदर कंसिस्टेंट और रिपीट कर पाएगा, वही आगे बढ़ पाएगा। मगर अफसोस के साथ मुझे दूसरे जो एनलाइटनिंग टाइम पे उनको होता है, मगर बाकी टाइम पे वो कॉन्शियसली नहीं कर पाते हैं। मैं कॉन्शियसली उसको रिपीट कर पाता हूँ क्योंकि मेरा अंदर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अंतर योग, शायद मैंने पतंजलि योग के अष्टांग योग को 10 अंक में जाकर जो बनाया है, शायद वो संपूर्ण ज्ञान बन जाता है। अब ये अनुभव ही मुझे बताता है कि शुरुआत ही डॉट से हुई थी, वही सर्कल बना था, वही स्फीयर बना था, उसी से ही गणित विद्या शुरू हुई है। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी है, गणित विद्या भी है, अनुभव भी है, स्पिरिचुअल भी है, और सब्जेक्टिव भी है, और ऑब्जेक्टिव भी है। अब आ जाते हैं कि मैं एक ऐसे सिंबल की बात कर रहा हूँ जो आज से 5,000 साल पहले मेरा मानना है इसे यज्ञवल्क्य जी ने बनाया था और अयोध्या में डाला था, क्योंकि उनका कनेक्शन जनकपुरी के साथ था, अयोध्या के साथ था, और वो उस वक्त के सबसे महान महर्षियों में से एक हैं, जिन्होंने यज्ञवल्क्य स्मृति भी दी है, बृहद उपनिषद भी दिया है, और मैं मानता हूँ ईशा उपनिषद भी ने दिया है। उन्होंने वो ज्ञान इन सब में दिया है, शायद मैं आज भी अगर उपनिषद की तरफ से देखूं तो वो ज्ञान सबसे महर है। मगर उनकी जो विचारधारा था वो यजुर्वेद के आधार पे थी, और यजुर्वेद में ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, मैं वो समझाने की। मगर ये जो सिंबल जब अयोध्या में मंदिर के नीचे क्या है ढूंढने दिखा था, तो ये पिक्चर आई थी, तो संस्थान ने, स्वामी नित्यानंद ने, वो सब ने मिलके इसे प्रस्तुत किया था दुनिया के सामने कि समझाइए कि अंदर में 13 नंबर और बाहर के 29 नंबर जो प्राइम नंबर्स हैं उनको कैसे बनाया गया था। और किसी भी मैथमेटिशियन, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और किसी भी इंसान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। मगर मुझे खुशी के साथ कहना पड़ता है कि जब ये पिक्चर आई थी, मैंने कोरा के इसका आंसर दे दिया था और बता दिया था कि ये स्थापना ब्राह्मणा से शुरू हुआ था, जो यज्ञवल्क्य जी ने 5,000 साल पहले दी से, जिसमें से आप इस किस्म को आसानी से बना सकते हैं। तब मैंने इस सवाल का ही जवाब दिया हुआ था। अब आगे चलते हैं। अब इस पिक्चर को तब के ज़माने में यही बताया गया कि अयोध्या में मंदिर था, उसके लिए जो सिंबल इंडिया टुडे और द्वाके जी ने दिया था, यही श्री यही कह रहे थे कि ये मंदिर था, ये कुछ और नहीं है। अब उसके आधार पे क्या, मेरा एक सवाल है, जो लेफ्ट में आप पिक्चर देख रहे हैं, मैंने 1329 की बात बता दी जो उन्होंने बताई है, इसके अलावा इसमें कुछ आप और देखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी ने 13 और 29 को भी नहीं समझा है, तो पूरे को समझने की तो कोई भाषा ही नहीं है, क्योंकि मैं इसे एक ऐसे सिंबल के तरीके से दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि इस सिंबल में किस किस्म का ज्ञान दुनिया को दिया गया है। अब आगे चलते हैं। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसमें ये पिक्चर है एज सच जो दिखाई गई है, इसमें वही सवाल दिखाए जो मैंने कहा था, उसका जवाब स्थापना ब्राह्मणा जो यज्ञवल्क्य जी ने दिया था उस पर आसानी से आप दे सकते थे। अब मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ। अब आगे आते हैं। यही काम शुक्ल पक्ष से महाराज यज्ञवल्क्य ने किया था, और उनका एम्फेसिस पाई के साथ जुड़ा हुआ था, पाइथागोरियन थ्योरम के साथ जुड़ा है। उन्होंने ही दशावतार वगैरह सबका काम इतने खूबसूरती किया था, वो माननीय है। अब उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब आते हैं कि मैंने इसको कैसे समझा है। आप समझिए, कोई भी इंसान नहीं समझ पा रहा। अब इस पिक्चर को जब मैं देखता हूँ तो मुझे सबसे पहले जो चीज़ इसमें नज़र आती है वो सेंटर का सिंगल डॉट है, सिंगल राउंड फिगर जो आप देख रहे हैं सेंटर में है। इसका मतलब गणित विद्या कहीं ना कहीं जीरो से शुरू होती है, ये एक खूबी है। तो मीन ज़ीरो ही शुरू है, डॉट ही सर्कल है, स्फीयर है, यही शुरुआत है। सृष्टि के निर्माण से पहले जो डॉट था जो लोग नहीं देख सकते थे, फिर डॉट कैसे वो रोशनी बना, फिर उसमें से आगे क्या हुआ वो दिखाने की कोशिश है।
जो पहला है वो डॉट है। अगर हम सिंबॉलिकली देखें तो मैं सूर्य भगवान को डॉट समझता हूँ, क्योंकि सूर्य भगवान भी समझ लीजिए वही है, उसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है। हम ब्रह्मांड की तरफ आ जाते हैं, वो डॉट है वो 7 है। अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं, उसके आगे 7 डॉट्स हैं। एक साथ में हो सकता है। जब एक साथ में हो सकता है तो कौन सी पिक्चर आपको आगे समझ आती है? और जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, हमने भारत में सूर्य भगवान की जो पिक्चर बनाई है उसके आगे 7 हॉर्सेस लगाए हुए हैं। ये इत्तेफाक है? ये इत्तेफाक नहीं है। सूर्य भगवान के जो चैरियट है, रथ है, उसके 7 हॉर्सेस हैं। जबकि गीतापदेश में, होली में, जब पिंडांड में 5 हॉर्स हैं, मगर सूर्य भगवान के 7 हैं। इसका मतलब कि हर चीज़ 7 हिस्सों में बदली हुई है। अगर हम शुरुआत ही सूर्य भगवान से करते हैं, डॉट से करते हैं और 7 को देखते हैं, तो आपको लग जाएगा कि 7 की मान्यता क्या है। यही गणित की सबसे खूबी है। चाहे भूमि हो, वो 7 हिस्सों की है। अंतरिक्ष है, 7 हिस्सों का है। हेवन भी 7 हेवन्स का है। और जहाँ तक सेल की बात है, उसकी सेल मेम्ब्रेन भी 7 हिस्सों की है। साइटोप्लाज्म में 7 ऑर्गन्स हैं और न्यूक्लियस भी 7 है। हर जगह ऐसे ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये भी मैं अगली वीडियो में और भी डिटेल में दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। अब आगे चलते हैं। अब जब आगे चलते हैं, जो इनर सर्कल्स हैं जिनकी हम 13 की बात करते हैं, मैं कहूँगा ये 13 नहीं है, 5 और 8 है। 13, 5 और 8 है। जब 5 और 8 में आ जाते हैं तो हम दिव्यांक रेशो की तरफ आ जाते हैं। ये 8 और 5 की रेशो वही है जो दिव्यांक रेशो है, या गोल्डन रेशो है, या फाइबोनाची सीक्वेंस है, जो दुनिया के सबसे महान मैथमेटिकल डिज़ाइन से माना जाता है। चाहे वो फाइबोनाची सीक्वेंस है, जिसे ओरिजिनली आज से 2500 साल पहले पिंगला जी ने दिया था, एसएमएस रॉचर, मगर जो दुनिया देखती है वो फाइबोनाची। मगर उसमें भी खूबी है, उसकी शुरुआत 0 से ही होती है, 1 से नहीं है, वो भी खूबी है। अब 5 और 8 भी उसी के हिस्से भी हैं, और 5 और 8 दिव्यांक के भी हिस्से ही हैं, और 5 और 8 गोल्डन रेशो के भी हिस्से हैं। अब देखिए कैसे साइंस एक ही तरफ आ रही है। वो जो संपूर्णता दिव्यांक में है वो ना गोल्डन रेशो में है, वो जो भी फाइबोनाची सीक्वेंस में है, पिंगला में है, वो अप्रॉक्सीमेशन है। उसमें वो प्रिसिशन, डिजिटल प्रिसिशन नहीं है जो दिव्यांक में नज़र आती है। अब आपने इसको 5 और 8 में देख लिया, वहाँ पे रेशो उभर के आ गई है। अब आगे चलते हैं। जो बाहर के 29 है, उसे मैं देखता हूँ, पहला हिस्सा 3 दिन का है, दूसरा 5 है, तीसरा 8 है, और चौथा 13 है, और बन के 29 बन जाता है। अब जो दिव्यांक से शुरू हुआ था, दिव्यांक रेशो में 5 और 8 में है, अब उसे एक्सपेंड करके हम 3, 5, 8 और 13 जब उभर के आते हैं, ये भी दिव्यांक का हिस्सा है, सीक्वेंस है। यही फाइबोनाची सीक्वेंस है। यही चीज़ महर्षि यज्ञवल्क्य जी इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इसके पीछे, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत जो सेंटर की है वो शून्य से है, वो सूर्य भगवान के साथ है, वो आदित्य के साथ है। मगर जब ये 29 की बात आती है तो मुझ पे एक और अंदर से आवाज़ आती है, ये मून है, चंद्र है, ईड़ा एंड पिंगला का कॉम्बिनेशन है। जब हम चंद्र की देखते हैं, उसकी जो प्रतिक्रिया है वो 29.5 डेज है। शायद इसके लिए ही मैं समझ पाया, शायद इसलिए ही मेरे लिए फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल 29.5 डेज का है। शायद मैं दुनिया को दिखा सका हूँ कि दुनिया का जो भी ज्ञान फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के साथ है, प्रोक्रिएशन के साथ है, सारा गलत है। मगर जो मैंने दिखाया है वही संपूर्ण है। वो इसलिए कर पाया है क्योंकि मुझे दिव्यांक सीक्वेंस समझ आती है। वही दिव्यांक साइकिल फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी 3, 5, 8 ओवुलेशन और 8 और 5 के बीच में है। वो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मून ही मुझे उसमें नज़र आता है। आप देखिए, वो भी खूबी अपने आप को दुनिया में देखने को मिलेगी, मिल चुकी है। यहाँ पे आप मून को भी देखते हैं, वही मून ही सूरज की रोशनी को प्रस्तुत करता है, और जो पूर्णिमा में है वो संपूर्ण होगा, और अमावस्या में कम हो। ये असेंडिंग डिसेंडिंग फेजेस सब ही इसमें ही दिखाने की। अब जो मैंने अब थोड़े मिनटों में ये दिखाया है, मैं एक कह सकता हूँ, अगर मैं लिखने जाऊँ 1000 पेजेस की खूबसूरत किताब लिखने वाला हूँ, लिख सकता हूँ। शायद एक दिन आएगा कि लिखेंगे,
मगर इसके सारांश सारी चीज़ में यही नज़र आने वाला है, क्योंकि इसका आधार ही दिव्यांक है कि ये दिव्यांक का हिस्सा है। तो जो दिव्यांक में है इसमें है, तो ये भी अपने आप अखंड की तरह अपने आप एक संपूर्ण बन जाता है। आप सोचिए, क्या ये छोटा सा सिंबल कितनी चीज़ें हैं। शायद मैथमेटिशियन ही वो सिंबल में वो ग्राफिक प्रेजेंटेशन या फेजेस को देख सकते हैं, सीक्वेंस को देख सकते हैं। जो सीक्वेंस को देख सकता है वही मैथमेटिशियन बन सकता है, जो डिवाइन मैथमेटिशियन है। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। आप एक ही छोटे से सिंबल को कैसे दुनिया के सामने मैंने पेश किया, ये देखने की कोशिश। आप इसको सारांश की तरीके से अगर इसमें देखेंगे तो जो है कोर है 1 + 7 का 8 है, जो मिडल है 5 13 का है, उसके बाद जे है। यही चीज़ें फाइबोनाची सीक्वेंस या मिश्रा चू पिंगला दुनिया के सामने दिखाया गया है। अब आगे जाते हैं। ये पिक्चर मैंने 1997 में मुझसे बनवाई गई थी। मैं ये कहूँगा कि मुझसे बनवाई गई थी, क्योंकि जब मैंने ये सवाल पूछा था कि आपने गायत्री की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें माता है और दत्तात्रेय जिसमें पिता का नाम है या शक्ति का नाम है, उसको समझाने, उसको आपने सेमी एनिमेट फॉर्म में अखंड के रूप में मुझसे बनवा दिया है। अगर आप इसे मुझे ये दिखाइए कि जो मैंने गायत्री में देखा है, जो दत्तात्रेय में देखा है, जो अखंड पिक्चर में देखा है, अगर उसे आप ग्राफिकली और मैथमेटिकली तरीके से ही मुझसे बनवा सकते हैं, तो मैं यही समझूंगा कि इसके बाद मैं जीवन भर आपके साथ ही काम करता रहूं। आपकी आवाज़ सुन के ही वो आपसे सीखकर दुनिया के सामने पेश करूंगा। आप जिसको पिक्चर बनाते बनाते क्या हुआ था मैं दिखा चुका हूँ, यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। मुझे पिक्चर ही मेरे लिए संपूर्ण है। अब वही पिक्चर इसमें है। अब मैं कुछ ऐसी पिक्चरों के बारे में दिखाना चाहता हूँ जो सिंबल्स हैं, एनिमेट फॉर्म है, मगर वो ज्ञान है जो आज तक किसी ने नहीं देखा है। जो नीलकंठ ब्लू थ्रोट है, जो दिखा रहा हूँ कि वो सागर मंथन जब प्राइमरी ओशन की जर्नी के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें से जो विष निकला था वो काले का था और उसे शिवजी ने पिया था और पार्वती ने उनके गले में स्नेक रख दिया था, सांप रख दिया था। इसके पीछे क्या साइंस है मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो एलिमेंट जो है वो आयोडीन है। आयोडीन पॉइजन है, ब्लू ब्लैक वेपर्स होते हैं और आयोडीन अपटेक से ही थायराइड ग्लैंड बनता है जिससे हीट बनती है। ये मैं दिखा चुका हूँ। एक पिक्चर से मैंने पूरी मेडिकल साइंस को ही बदल दिया है, पूरी मैथ्स को बदल दिया है, पूरी फिजिक्स को बदल दिया, पूरी केमिस्ट्री को बदल दिया है, पूरे मेडिकल साइंस को बदल दिया है। मैंने वो ज्ञान इसके आधार पे दिया है जो शायद मेडिकल प्रोफेशन के लिए भी माननीय होगा। और ये भी दिखा दिया कि थायराइड हार्मोन थर्मोजेनिक हार्मोन है, कैलोरीजेनिक डायबिटोजेनिक नहीं है। उसमें BMR का सवाल इतना नहीं है, थर्मोजेनिक ही है, क्योंकि थायराइड हार्मोन प्रोटीन ब्रेकडाउन और ट्राइग्लिसराइड को हीट में बदलता है इन माइटोकॉन्ड्रिया, नॉट ATP। शायद ये ज्ञान भी अब साइंस के लिए भी ज़रूरी है। और जो हाइपोग्लाइसीमिया है और हाइपरग्लाइसीमिया में है, उसके जो अंतर है वो भी हीट के साथ ही जुड़ा है। जो ज्ञान इसके आधार पे मैंने दिया है वो भी अपने आप में मिसाल है। अब आ जाते हैं एक ऐसा सवाल जो पुरानी कहानी में साफ है, क्योंकि जब भागीरथी के रिलेटिव जो एंसेस्टर थे मारे गए थे, उनको सस्पेंडेड एनिमेशन थे, उनको बचाने के लिए कहा जाता था कि आकाशगंगा अगर नीचे आएगी तो वो सब ठीक हो जाएंगे। अब बाकी वाले तो नहीं कर पाते। भागीरथ ने जब तपस्या की थी उसके बाद गॉडेस गंगा आने के लिए तैयार हो गई थी। आकाश गंगा है जो वहाँ से ऊपर से आए। अब उनको लाने के लिए भागीरथ ने कहा था कि लॉर्ड शिव जी को कहा कि वो अपनी जड़ों में मुझे पहले ले दें, फिर उसके बाद मुझे छोड़ें। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आकाश गंगा नीचे आ रही है और शिव जी की जड़ों, सर के जड़ों पे है। मगर आप इसमें पिक्चर देखेंगे कि उसकी दोनों तरफ पानी चल रहा है। शायद वही शिवलिंग है। शायद आज शिवलिंग में पानी इसलिए डाला जाता है कि शिव जी में गर्मी है, उस गर्मी कम करने के लिए ही इसको ज़रूरत है। अब इसी चीज़ को मैं मानता हूँ कि जैसे मैंने पिक्चर जो 92 में बनाई थी
उसमें मैंने शिव जी के पानी को नीचे गिरने का राइट साइड में सिंधु की तरफ डाला था, क्योंकि वो कैलाश पर्वत से मानसरोवर से शुरू होती है और लेफ्ट की तरफ ही मूव करती है, वेस्ट की तरफ मूव करती है। वेरे जो गंगा है, और मैं मानता हूँ वो विशुद्धि चक्र, वो भी शिव जी का है, वहाँ से निकल के अमृत बन जाती है, वो वहाँ से निकल के ईस्ट की तरफ आ जाती है, और जो सिंधु है वो वेस्ट की तरफ चली जाती है, लेफ्ट की तरफ है, ये राइट की तरफ है। जो भी खूबियाँ मैंने दुनिया को दिखाई हुई हैं। अब आ जाते हैं कि जो शंख है वो भी अपने आप एक मिसाल है, जो पानी से निकला था, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ दिव्यंक रेक्टेंगल को ही समझाने में मुझे मदद की थी। अब कामधेनु को जब मैं समझता हूँ, ये कामधेनु वो गऊ है जो दुनिया की दी गई थी, जो अंदर से ली। मैं हकीकत में देखा जाए तो इसमें काउ डंग से मीथेन बनती है CH4, जो एनर्जी का है, और काउ डंग में 61.8% मीथेन ही है। मैं ये भी समझाने की कोशिश की, कितनी साइंस है इन पिक्चरों के बीच में। ये आइडियोलॉजिकल पिक्चर्स नहीं है, फुल ऑफ ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान के साथ बड़े हुए हैं। मगर उसके लिए जो कुदरत की हर चीज़ को जानता है, जिसको ABC भी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और सब्जेक्ट की नहीं है, तो उसके लिए समझना नामुमकिन सा काम है। मगर जो समझता है वो समझ पाएगा। शायद मैं पूरे 64 का जानता हूँ, इसलिए समझ पा रहा हूँ। अब जब कल्प वृक्ष की बात आती है, उसका वर्णन यह है कि इसकी जो जड़ें हैं वो सृष्टि से हैं और फ्रूट नीचे हैं। जो भी ऊपर से आ रहा है नीचे वाले के लिए काम करता है। यही एक ज्ञान कल्प वृक्ष का है। वो काल्पनिक ट्री है, बाकी उसमें से ही सारी चीज़ें बाद में बनी हैं। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं, एक ऐसा सिंबल है, श्री यंत्रा है, वो कहीं ना कहीं इनएनिमेट और सेमी एनिमेट है। मैं उसके पूरी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, सिर्फ दो ही जो ट्रायंगल्स अंदर के हैं, ऊपर जाने वाले और नीचे जाने वाले, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ। अब इसमें मैंने 21 ट्रायंगल्स को ऊपर की तरफ दिखाया है, मगर जो सेंटर का ट्रायंगल है वो S को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि इसमें वो सेंटर है, वो कभी भी रिवॉल्व चलता है, तो मैं उसे कहीं ना कहीं एवोल्यूशन की तरफ देखता हूँ। तो इसमें 21 आ जाते हैं। अगर अगले देखें, जो डिसेंडिंग है वहाँ 22 बन जाता है, तो जिसमें भी देवी का फर्स्ट आधार 22/21 इसमें मैं देखता हूँ। आप ही सोचिए, ये पिक्चर मैंने नहीं बनाई थी, और जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद ये पिक्चर विद्यारण्य जी ने बनाई थी, और उन्होंने ही कहीं ना कहीं वास्तुशास्त्र का हिस्सा बनाया हुआ था, और ये चीज़ उसने लिखी थी। शायद दुनिया ने किसी ने इसको उस तरीके से नहीं देखा है, मैं देख पा रहा हूँ, इसलिए दुनिया को दिखाने की कोशिश है कि जब हम डिटेल में जाएंगे तो आप इसे और भी समझें। ये पूरा जो वास्तुशास्त्री मैंने जो दिखाया हुआ है वो अपने आप में मिसाल है, वास्तुशास्त्री की मिसाल है, सनातन धर्म की मिसाल है, 4 की मिसाल है, 8 की मिसाल है, 16 की मिसाल है, और 22/21 की मिसाल है, सूर्य की मिसाल है, सृष्टि के निर्माण है, सब कुछ इसी में है। वो आप ही एक सिंबल में कितना ज्ञान है। मैं कह सकता हूँ इसमें 1000 की पेजेस की किताब मुझे लिखनी पड़ेगी, मैं आसानी से लिख सकता हूँ। यही मैं दिखाने की कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कितनी ताकत होती है, कितना ज्ञान। अगर उसमें मैथमेटिक्स है तो, अगर मैथमेटिक्स नहीं तो उसकी मानने नामान्य हो जाते हैं। मैं यही दिखाने की कोशिश कर, इसलिए शायद चौथा हिस्सा गणित विद्या मैं दुनिया को दिलाकर दिखाना चाहता हूँ। अब आ जाते हैं कि आदि पराशक्ति का जो सिंबल है आप वो देख रहे हैं, उसमें 18 आर्म्स हैं, वो महाब्रह्मांड को बनाती हैं। उसमें 18 डायमेंशंस हैं। इसे मैंने आर्गन 40 के साथ या आर्गन 36 के साथ या आर्गन के साथ हैं, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही दिखाने की कोशिश की है। अब जब सवाल आ जाता है कि जब हम आगे ले जाते हैं, जो हम पीरियडिक टेबल को देखते हैं, आप इसमें भी 7 की खूबी देख सकते हैं। अगर आप पीरियड देखें तो 7 ही पीरियड्स हैं, 5 या 8 नहीं हैं। आप लेफ्ट साइड के नीचे के लाइट के जो हैं वो 7 हैं, मगर जब ग्रुप की बात आती है इसमें 18 ग्रुप हैं। क्या ये इत्तेफाक है? आदि पराशक्ति जिसने सृष्टि को बनाया है, सारी चीज़ उसी से शुरू हुई है, उसमें 18 आर्म्स हैं, और यही 18 आर्म्स आप पीरियडिक टेबल में भी देख रहे हैं। तो आप देखिए, मॉडर्न की साइंस
जिन्होंने बनाया है और जो स्पिरिचुअल साइंस जिन्होंने उसको बनाया है, दोनों अब एक हो रहे हैं। और जब हम दोनों को इकट्ठा करेंगे, स्पिरिचुअल साइंस बनाएंगे, फिर ही जाके अखंडता हम दुनिया के सामने पेश कर पाएंगे। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप खुद ही कभी आपने सोचा होगा कि पीरियडिक टेबल में आप आदि पराशक्ति के 18 आर्म्स को देखने वाले हैं? नहीं। अब आ जाते हैं आदि पराशक्ति को हम आगे ले जाते हैं कि इसी से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश निकले हैं, कि तीनों एक हिस्सा हैं। जो ब्रह्मा है फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है, और 10 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विष्णु है, और 5 डिजिट्स पंचभूता शिव जी हैं। ये तीनों मिलकर ही दिव्यांग बनती है। जो दिव्यांग का आधार आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। जब वह कुदरत है, जो पुराने ब्राह्मणों काम किया था, वो सब जानते थे। शायद मैं उनको समझकर दुनिया को नई तरीके से वो दे पा रहा हूँ जो आज तक शायद किसी ने नहीं दिया था। 22/21 का आधार उपनिषद में है। 10 स्टेजेस ऑफ विष्णु का अवतार पुराणों में है। ये 5 डिजिट्स 0.34419 नहीं था, ये भी एक माननीय है, मगर मैं कर पाया हूँ, वही जीवन का सत्य है। अब आ जाते हैं इस पर्टिकुलर पिक्चर को, जिसे मैंने अखंड ऋषि के नाम से जाता है, जिसे कथा उपनिषद से लिखा है। जिसे अगर आप 5 हॉर्सेस या रथ को देखते हैं तो वो फिजिकल बॉडी है, जिसे मैं पिंडांड कहता हूँ, जीवन का हिस्सा है। मगर उसके अंदर जो अंतरात्मा है, जिसे मैं निधि अदिति कहता हूँ, हीलियम 4 कहता हूँ, वो अर्जुन है। अर्जुन पूरा जिस्म का हर चीज़, पूरी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब एक जैसी अंतरात्मा से, शायद इसलिए वो काम कर पाए थे, वो दूसरे योद्धा उस युग के नहीं कर पाए थे। मैं आज भी मानता हूँ कि अर्जुन की जो खूबी थी कि वो पक्षी की एक आंख पे निशान सकते थे। जहाँ तक कि द्रौपदी शादी के टाइम पे भी, स्वयंवर में भी, उनको नीचे के पाइन तेल में रिफ्लेक्शन में ऊपर चलती हुई की आंख को पकड़ना था। शायद वो भी कोई दूसरा नहीं कर पाता जिस तरीके से ये किया। हाँ, हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, करण ने भी करने की कोशिश की थी, दूसरे भी कर सकते हैं, मगर इन्होंने कंसिस्टेंटली किया है और दिखाया है, इसलिए मैं इस पिक्चर को ज़्यादा मान्यता देता हूँ कि वहाँ पे है। जब हम कृष्ण भगवान की बात आते हैं, वो परमात्मा बन जाते हैं, तो इसमें जीवात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा सब तीनों बन जाते हैं। शायद यही कथा उपनिषद 2 सोल्स की बात करती हैं, एक जो अनुभव करता है, दूसरा जो अनुभव नहीं करता है। मगर मेरा मानना है अदिति अनुभव करती है जिस्म को, मगर जो गायत्री है या आदि पराशक्ति है, वो दूसरा सोल है, जिससे आप बाहर की दुनिया को भी देख सकते हैं। शायद उसको देखकर ही मैंने दुनिया को ये ज्ञान दिया है, जहाँ पे जीवात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा तीनों बन जाते हैं। वही आधार त्रेत पराविद्या का बन जाता है। शायद इसलिए मैं त्रेत पराविद्या को दुनिया को पहली बार दे पाया हूँ, क्योंकि ये मैंने अंदर ही अनुभव किया है। अब ब्रह्मा जी फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है, वही दिखाना चाहता हूँ, मगर इससे पाई भी है, 3 heads plus 1 partial head, 3/1/7 पाई है, दैट्स 1 पार्ट। मगर उसका 1/3 जो है वो 22/21 बन जाता है। वो भी इसी चीज़ में एज ए ब्रह्म अंक मैंने दिखाने के, ब्रह्मा जी पाई है, ब्रह्म अंक 22/21 है। लेट्स टेक इट दैट वे। अब जब विष्णु जी के 10 अवतार आते हैं, तो मैंने इसे बदल कर बुद्धा की जगह बलराम जी को डाला है, नॉन अलाइंड। मुझे 10 स्टेजेस हैं, जिसने समझ लिया कि आपकी संपूर्णता कंप्लीट है। चाहे वो मत्स्य शिव का कल्कि तक आ जाए, तो ये सारे के सारी जो नेचर्स हैं, कुदरत की देन है, चाहे श्री भगवान राम में हैं, जो कृष्ण में हैं, जहाँ परशुराम जी में हैं, दत्त जहाँ नरसिम्हा में हैं, जहाँ वामना में हैं, सब के सब हम सारे अंदर ही हैं। हमारे अंदर ही रेप्टिलियन ब्रेन है, अंदर ही मैमिलियन ब्रेन है, अंदर ही कार्टिकल ब्रेन है, अंदर ही सुपर नेचुरल ब्रेन है। हम हर इंसान कुदरत के हर चीज़ के साथ, सारी देवी देवताओं का जिनका वर्णन वेद में किया गया है, सब हमारे ही अंदर हैं। जिससे हम अंदर महसूस करेंगे तो हम वेद को समझ पाएंगे, उपनिषद को समझ पाएंगे और पुराणों को समझ पाएंगे। ये कहानियों से कुछ नहीं समझा पड़ेगा। अगर समझना है तो आपको अनुभव करना पड़ेगा। वो अनुभव आपको अपने जिस्म के अंदर ही करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको
संपूर्ण बनना पड़ेगा, सत्यवादी बनना पड़ेगा, नॉन वायलेंट बनना, हर तरीके से मुकम्मल होंगे, किसी किस्म की कोई गलती नहीं होगी, तभी जाके आप अनुभव कर पाएंगे। ये अगला स्टेप। अब आ जाते हैं शिव अंक। उसको डिस्क्लोज करने के लिए इसका वर्णन कहीं पे नहीं था, ये मैं मानने की बात करता हूँ, मगर इसको ठीक करने के लिए जब मैंने दिव्यांग रेक्टेंगल में 1.6180 थी वो निकाल दिया था, अब मेरे जो फाइनल नंबर है दिव्यांग का वो आ गया था। अब जो थर्ड स्टेज के हैं 22/21 टू द पावर ऑफ 10, मैं उसका वर्णन 2002 अखंड में कर चुका हूँ, मगर उसके बाद के क्या हैं वो डिजिट मुझे नहीं पता थे। वो डिजिट ढूंढने के लिए 2014 पे आ गए थे। ये सिंबल बनाने के 20 साल के बाद, तपस्या करने के बाद मुझे अब नंबर आ गया है। अब इसको IBM SPS सॉफ्टवेयर 21 को लेकर मेरे एक दोस्त हैं प्रोफेसर गोविंदराज, उनके साथ बैठ के 2 दिन हमने काम किया था। करने के बाद जो नंबर उभर के आया था वो 0.34419 था। और खूबी की बात है ये 34419 को जब ऐड करते हैं तो उसका नंबर भी 21 ही आ जाता है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं यही जान दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप कुदरत के साथ जुड़े हैं, डिवाइन के साथ जुड़े हैं, वहाँ पे मंत्रों में भी अखंडता है, उसमें भी एक भी हेर फेर नहीं है, इतने मेटिकुलसली बनाया गया है। तो मैं यही कहूँ कि कुदरत अपने आप में महान वैज्ञानिक है, मैथमेटिशियन है। शायद कुदरत ने हर चीज़ को इतनी खूबी से बनाया है, शायद अगर हम कुदरत की चीज़ों को ही जानने की कोशिश करेंगे तो हम अपने आप में वो दुनिया होते। मगर मुझे आज के दिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो भी मैथमेटिक्स स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है वो मैन मेड मैथमेटिक्स हैं, उसमें अलग अलग किस्म के डिफेक्ट्स हैं। पहले हमें उसे डिफेक्ट को दिव्यांग से अर्थ करना है, उसके बाद हमें दोबारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजिकल साइंसेस को दोबारा रिसर्च करके जो ज्ञान उभर के आने वाला है वही संपूर्ण होने वाला है, वही अखंडता होने वाली, वही चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते। अब शून्य क्या है? अब इसका वर्णन रामानुजम के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ तक पिक्चर भी बनाई गई है, मगर जिस वर्णन का उन नंबर का उन्होंने मैन मेड फार्मूला बनाया है वो 100 या 200 तक ही एक जैसा लगता है, उसके बाद फेल हो जाता है। मगर मैं जानता हूँ 61.8034 वो नंबर है, वो अगर 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे 10 स्टेजेस में आ जाते हैं। जब आगे जाएंगे तो चलता ही जाएगा, इसमें कोई भी हर रेशो संपूर्ण होगी, कोई मर्ज नहीं करेगा, कोई डाइवर्ज नहीं करेगा, कोई कन्वर्ज नहीं करेगा। जो इन्फिनिटी की परिभाषा है, अनंता का परिभाषा है, नेवर एंडिंग जो कांस्टेंट है वो यही है और दूसरा कुछ नहीं है, वो भी दिव्यांग में ही है। ये भी इत्तेफाक नहीं हो सकता क्योंकि ये कुदरत की देन है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, मुझे तो इस्तेमाल किया गया है दुनिया के सामने। उदाहरण के तरीके से देखा जाए तो जब महाभारत लिखी जा रही थी तो वेद व्यास जी ने जो दिखा था उसको लिखने के लिए मंत्रों में बदला था, मगर उनको लिखने के लिए उन्होंने श्री गणेश जी को लिखा था कि आप लिखेंगे, और गणेश जी ने कहा कि तुम्हें जल्दी जल्दी मुझे बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं चला जाऊँगा। तो ठीक है, नहीं तो आप एक काम कीजिए, मैं जो आपको बताता हूँ उसे समझ कर फिर लिखिएगा। अब मैं जब देखता हूँ वेद व्यास जी को अपनी तरह का मानता हूँ, वो ने दुनिया को देखी थी, वो दिखाने की कोशिश कर। अब मुझे दुनिया को दिखाना है साइंस के माध्यम से, तो मैं वेद व्यास जी की तरफ बन जाता हूँ। और जो मेरी अंतरात्मा है वो गणेश जी की तरह है, जो इस चीज़ को समझते हैं, जिन्होंने मुझे दिया है। जो वेद व्यास जी को उस संपूर्णता लाने का काम गणेश जी के पास था, तो जो गणेश जी मुझे दे रहे हैं उसको दुनिया के तरीके से कैसे पेश उल्टा है। मैं समझता हूँ कि अगर आप समझ सकते हैं तो आप संपूर्णता से आगे चल सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब जब इन्फिनिटी के नंबर की बात आती है तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि जी इन्फिनिटी 0 से शुरू हुई थी, उसके बाद 1 पे आते हैं, तो फर्स्ट इन्फिनिटी एग्जाम्पल जो है 1/7 है। अब इसका जो योगदान है 1.42857 तक ही रहना चाहिए, वो नहीं रहना चाहिए जो मॉडर्न मैथमेटिशियन कह रहे हैं, जो ऊपर के नंबर देख सकते हैं। वो विज्ञान यंत्र में यही देखा है 0.142857, फिर वही 14287 चलता जाता है। ये ज्ञान शायद चाइनीज़ भी जान चुके थे,
मुझे खुशी के साथ कहना पड़ता है, चाइनीज़ ने भी इसी को देखा था और मैंने भी इसी देखा था, जशनावाल्के ने भी देखा है, मुझे ही बना के मुझे देखने की कोशिश की थी। अब जब दूसरी इन्फिनिटी की डिज़ाइन के बाद पाई की आ जाती है, जो दुनिया ने नंबर देखा है वो 3.14159226 एट्सेट्रा है। वो दुनिया जो मॉडर्न मैथमेटिशियन ज्ञान कर रहे हैं कि हमने वो डिजिट है, वो डिजिट के नंबर पे इन्फिनिटी देखने की कोशिश करें, मगर उसमें वो सत्य नहीं है। जो सत्य है वो अखंड सूत्र दिखा रहा है कि दिस शुड बी 3.142857, उसके बाद 142857, ये 6 डिजिट ही चलने चाहिए, जिसमें 3, 6 और 9 का हिस्सा ही नहीं है। 3 से शुरू होता है मगर जो 6 हैं उसमें 3, 6 नहीं है। ये भी एक खूबी है जो मैं दिखा चुका हूँ, शायद आगे चलते और भी समझाने की कोशिश करेंगे। जब तीसरा नंबर आ जाता है तो वो गोल्डन रेशो का है। अब जो मॉडर्न मैथमेटिशियन है उनको कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 बनाया है। उसका जो नंबर ऊपर के आता है वो है 1.6180339887498895। जी चलता जो इन्फिनिट है वो कंफ्यूजिंग है, और 1.618 भी टू सिंपल है, ये कंफ्यूजिंग है। जो सत्य है वो 1.618034 है, और उससे भी अगर आप देखें 38.1966 और 61.803 है। वो खूबियाँ भी मैं दुनिया को दिखा चुका हूँ। अब आ जाते हैं अंत में। इस सिंबल में जो भी मैंने पूरा समझाया है इसे मैथमेटिकली मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू वेरी मच। आगे फिर देखते हैं।